नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारा पूरा ध्यान पैसिफिक ओशन में पनप रहे एक विशाल और अशांत मौसम के फिनोमेनन पर होने वाला है। हम ये समझेंगे कि आखिर समुद्र की इन लहरों के पीछे कौन सा बड़ा संकट छुपा है और 2026 में ग्लोबल एग्रीकल्चर यानी वैश्विक कृषि के लिए इसके क्या मायने हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ा है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस वक्त सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या पैसिफिक ओशन का ये दानव 2026 के मॉनसून को पूरी तरह तबाह कर देगा? क्योंकि देखिए, मॉनसून हमारे लिए सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक जीवन रेखा है जो भारत की लगभग 70% बारिश लाता है। इसलिए इस वेदर सिस्टम का विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो जाता है। यही फसलों और अर्थव्यवस्था दोनों का भविष्य तय करेगा। आज की इस चर्चा को हम इन 5 क्लियर इंटरकनेक्टेड हिस्सों में बांटेंगे। पैसिफिक ओशन जायंट से लेकर इंडियन ओशन डाइपोल, क्लाइमेट चेंज का असर, एग्रीकल्चर पर खतरा और आखिर में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द पैसिफिक ओशन जायंट। किसी भी और आंकड़े पर चर्चा करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदनाम ओशन फिनोमेनन दरअसल काम कैसे करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एनसो आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में कहें तो एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एक ओशन और एटमॉस्फेयर का आपस का इंटरैक्शन है। होता यह है कि सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में समुद्र की सतह का तापमान अचानक से असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इसकी वजह से ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं और वॉकर सर्कुलेशन मतलब हवाओं का वो नॉर्मल पैटर्न जो हमारे यहाँ बारिश लाता है वो पूरी तरह बिगड़ जाता है और इसका फाइनल नतीजा कमजोर मॉनसून हवाएं। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। हर एल नीनो इवेंट एक जैसा नहीं होता। एक तरफ होता है कैनोनिकल एल नीनो जहां पूरे पैसिफिक ओशन में लगभग एक बराबर गर्मी होती है, वहीं दूसरी तरफ है मोडोकी एल नीनो जहां गर्मी सिर्फ सेंट्रल पैसिफिक में फोकस होती है और उसके आसपास के हिस्से ठंडे रहते हैं। और सच कहूं तो भारत के मॉनसून के लिए ये मोडोकी एल नीनो कहीं ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। 60%। जी हाँ, 60%। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। अगर हम 1950 से लेकर 2022 तक का डेटा देखें तो जितने भी एल नीनो वाले साल आए हैं उनमें से 60% सालों में भारत में औसत से कम बारिश हुई। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि इस फिनोमेनन को मॉनसून स्पॉइलर कहा जाता है। इसने सच में कई बड़े सूखे पैदा किए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द इंडियन ओशन डाइपोल फैक्टर। आइए देखते हैं कि कैसे एक दूसरा वेदर पैटर्न इस पूरी सिचुएशन में एक नई उम्मीद जोड़ता है। अब एल नीनो तो विलन बन गया, लेकिन कहानी में एक सेवियर भी है, इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी। ध्यान दीजिए कि जब आईओडी पॉजिटिव स्टेट में होता है तो वेस्टर्न इंडियन ओशन गर्म और ईस्टर्न हिस्सा ठंडा हो जाता है। ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेट हमारी तरफ मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाती है। मतलब ये एक रक्षक का काम कर सकता है जो कठोर एल नीनो के ड्राइंग इफेक्ट को कुछ हद तक बैलेंस कर दे। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि पैसिफिक का दानव हमेशा नहीं जीतता। 1997-1998 का साल याद है? एक बेहद शक्तिशाली एल नीनो आया था। सबको लगा था कि तबाही मचेगी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आईओडी ने पूरी गेम पलट दी और भारत को औसत से ज्यादा बारिश मिली। खुशी की बात यह है कि मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं कि 2026 में भी लेट जुलाई या अगस्त तक आईओडी पॉजिटिव टर्न ले सकता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, क्लाइमेट चेंज एम्प्लीफाइज वॉलेटिलिटी। देखिए, दुनिया के बदलते तापमान की अटल सच्चाई को समझे बिना ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। इस चीज को समझने के लिए अर्थ सिस्टम साइंटिस्ट रघु मुर्तुगुड्डे एक बहुत ही शानदार स्पंज एनालॉजी देते हैं। वो बताते हैं कि नॉर्मल और लानीना सालों में समुंदर एक स्पंज की तरह सारी गर्मी को सोख लेता है और फिर जब एल नीनो आता है तो वो इस गर्मी को बाहर निकाल देता है। ग्लोबल वार्मिंग इस असर को और बढ़ा रही है, जिसका मतलब है कि ये वेदर सिस्टम्स अब कहीं ज्यादा तीव्र और वॉलेटाइल होते जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है, इसका असर सिर्फ हम पर होता है? बिल्कुल नहीं। ये एक मैसिव एटमॉस्फेरिक डोमिनो इफेक्ट है। साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न अफ्रीका और नॉर्दर्न ब्राजील में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। वहीं साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है और अल्टीमेटली ये सब मिलकर दुनिया के ओवरऑल तापमान को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं।
चलिए अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर एंड फूड। अब वक्त आ गया है मैक्रो लेवल की फिजिक्स से निकलकर ग्राउंड रियलिटी को समझने का, जो सीधे तौर पर हमारे खाने से जुड़ी है। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? असली खतरा सिर्फ पूरे सीजन में बारिश का कम होना नहीं है, बल्कि बारिश का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। सोचिए, बारिश हुई पर वहां नहीं जहां जरूरत थी, या उस वक्त नहीं जब फसल को चाहिए थी। हालांकि सीजनल अनुमान कहते हैं कि बारिश औसत का लगभग 92% हो सकती है, लेकिन इस इरेटिक और अनियंत्रित बारिश ने प्री मॉनसून के दौरान ही हजारों हेक्टेयर फसल को पहले ही बर्बाद कर दिया है। मौसम के इस हेराफेरी का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। खरीफ फसलों का नुकसान, वाटर स्टोरेज में कमी, और इस सब से पैदा होता है गांव की आमदनी पर प्रेशर और फूड इन्फ्लेशन, यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई। और सरकारें पहले से ही एक्शन मोड में हैं। शुगर एक्सपोर्ट्स पर बैन्स लग रहे हैं और एडिबल ऑयल्स या फर्टिलाइजर्स की कमी से निपटने की ठोस तैयारी की जा रही है। आखिरी और पांचवें हिस्से पर आते हैं, प्रिपेयर्डनेस ओवर इनएविटेबल पैनिक। क्योंकि देखिए, एल नीनो का संकेत पैनिक करने के लिए नहीं होता, ये हमें तैयारी करने का वक्त देता है। तो प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? सबसे अहम कदम है किसानों के लिए सूखा विरोधी, यानी ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को बढ़ावा देना, जैसे कि बाजरा, जौर, रागी या कम पानी में उगने वाली धान की किस्में। ये एक रियल गेम चेंजर है। इसके साथ ही बीज बोने के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव करना होगा, और डेफिनेटली वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और IMD की फोरकास्टिंग का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके हम इस अस्थिर मौसम के प्रभाव को काफी हद तक ब्लंट कर सकते हैं। तो इस सब को देखते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 2026 एक खुशहाली का साल साबित होगा, या फिर हमारी बदलती ग्लोबल क्लाइमेट्स का एक बेहद कठोर गवाह बनेगा? पैसिफिक ओशन के इस बदलते और अनिश्चित मिजाज के बीच हमें अपनी तैयारियों को कितना मजबूत करना होगा, ये एक ऐसी चर्चा है जो आज और अभी शुरू होनी चाहिए। इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।